हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज पढ़ते हैं थॉमस हार्डी का नेक्स्ट नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उनके बाकी नोवेल्स की तरह ये नोवेल भी वेसेक्स नोवेल्स की कैटेगरी में आता है। वेसेक्स के बारे में आप ऑलरेडी परिचित होंगे क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इसके बारे में। इट्स अ फिक्शनल रीजन क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी फॉर हिज नोवेल्स। 1874 में ये नोवेल पब्लिश हुआ था और काफ़ी पॉपुलर भी रहा है लिटरेरी वर्ल्ड में। काफ़ी क्रिटिक्स ने इसको सराहा है। थीम्स की बात करते हैं तो बिट्रेयल, लव, ऑनर, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इन सब थीम्स को शामिल किया है हार्डी ने अपने इस नोवेल में। और एक वन साइडेड लव स्टोरी की कहानी हम कह सकते हैं। इसमें वन साइडेड लव स्टोरी है। जो गैब्रियल है वो वन साइडेड बाथशेबा से प्यार कर रहा होता है पूरी जिंदगी। एट द एंड ऑफ द नोवेल वो उसे फुलफिलमेंट मिलता है। कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे जिनमें ये बोल्डवुड, जो कि काफ़ी सोम्बर और सिंसियर पर्सनैलिटी के होते हैं, लेकिन अचानक से एक मैजिक चार्म होता है बाथशेबा की ब्यूटी का उनके ऊपर, और वो भटक जाते हैं और अंततः ट्रेजिडी के विक्टिम बनते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जिनके बारे में कभी भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आपको बस मेन कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जानना है। टाइटल इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो थॉमस ग्रे एक पोएट हुए हैं, इनकी एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड बहुत ही अच्छी पोएम है। मुझे हमेशा पसंद रही है ये पोएम। इस पोएम से लिया गया है टाइटल। एक लाइन है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसी से इन्होंने उस टाइटल को उठाया है और इस नोवेल को रख दिया, रिनेम कर दिया है। तो लेट्स बिगिन। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो हीरोइन है, बाथशेबा एवरडीन। आप इसको बाथशेबा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसका नाम याद रखना चाहिए। बाथशेबा या बाथशेबा, कुछ भी आपको अच्छा लगे यू कैन से। ये एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड महिला होती हैं। पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाती हैं कि मैं किसी से इंस्पायर नहीं होती, किसी से दो दो लवर्स को ठुकरा देती हैं, और अंततः एक कह सकते हैं कि मनचले टाइप के इंसान के झांसे में पड़ करके कुछ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। बस थैंक गॉड की सिचुएशन बाद में सही हो जाती है और गैब्रियल इनका साथ देता है, तो इनको उस ट्रेजिडी से बचा लेता है जिसमें बोल्डवुड उस ट्रेजिडी में पड़ जाता है। काफ़ी चैलेंजेस को ये ओवरकम करती हैं और इनका इंस्पिरेशन भी है कैरेक्टर कहीं न कहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये प्रैक्टिकल नहीं है। शी इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट वर्ल्डली वेज़। कुछ मामलों में ये इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेती हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी है। गैब्रियल ओक, ये एक लॉयल प्रैक्टिकल माइंडेड फार्मर होते हैं जो कि रूरल पीपल होते हैं। उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और बाकी हार्ड वर्किंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं गैब्रियल ओक। और पूरे नोवेल में जो मॉरलिटी की बात की जाए तो गैब्रियल ओक उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोरल कैरेक्टर इन द नोवेल। सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, अगर आपने टेस ऑफ द डर्वरविल्स समरी देखी है या नोवेल पढ़ा होगा, तो उसमें जो एलेक होता है, एलेक डर्वरविल, ठीक वैसे ही मान के चलिए सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय हैं। ये इनको हम थोड़ा कह सकते हैं कि ही इज़ लाइक विलेन ऑफ द नोवेल। हैंडसम सोल्जर हैं और बाथशेबा को बहुत जल्दी इंस्पायर कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और बाथशेबा की ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं उसके पीछे यही ज़िम्मेदार हैं। जैसे टेस के लिए एलेक होता है, ठीक उसी तरह से बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं और एरोगेंट भी हैं। खुद पर बहुत मरते हैं, इनको लगता है कि मुझसे अच्छा, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं। विलियम बोल्डवुड, ये रेस्पेक्टेड फार्मर होते हैं, करीब 40 साल इनकी उम्र होती है। और बाथशेबा इनसे एक प्रैंक कर देती है। उस प्रैंक को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि बाथशेबा की ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी से एकदम इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, और अंततः इनको उससे जो चाहिए, बदले में प्यार चाहिए, नहीं मिलता है। बाथशेबा हमेशा इनको इग्नोर करती रहती है। तो लास्ट में एक ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस के शिकार होकर के मर्डर कर देते हैं इनके इस सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय का, और जेल चले जाते हैं। और बाद में फांसी से तो बच जाते हैं, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इनको मिलती है। फैनी रॉबिन, जो कि बाथशेबा की दूर की रिश्तेदार भी होती है, इसकी मेड भी होती है, और ये सर्जेंट ट्रॉय के झांसे में पड़ जाती है। ये बहुत ही चालाक होता है
और झांसे में पड़ने के बाद बेचारी ट्रेजिक डेथ इसकी हो जाती है। और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। बाथशीबा और फैनी और ये विलियम बोल्डवुड, इन तीनों लोगों को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉय का हाथ होता है। तो ये विलेन है नॉवेल का। लेट्स बिगिन। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जहां यूट्यूब की बात की जाए चाहे कहीं की बात की जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 6 और 7 मिनट में आपको इस नॉवल की कहानी बता देंगे। ठीक है, आपकी चॉइस, आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं वहां भी। लेकिन जैसे मैंने तैयारी की थी कभी टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी बात उठा के पूछ लेते हैं। जैसे टेस्ट नोबेल की बात करें तो उसमें अपने बेटे का वो क्या नाम रखती है पूछ लिया गया था। और इसी हिसाब से किसी इन का नाम पूछ लेंगे, कौन सी इन में वो रुके थे, कहाँ ठहरे। या किसी इंसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे कि जब ये इंसिडेंट हुई तब उस कैरेक्टर ने क्या किया। तो उसके लिए आपको बेसिकली पूरा नॉवेल पढ़ना चाहिए, या फिर समय निकाल करके, ठीक है हम लोग मेहनत करते हैं 1 घंटा देते हैं इस वीडियो को क्रिएट करने में, आप चाहें तो इसको टुकड़ों में भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को ही देखें, वो आपकी चॉइस पर है, आपकी ज़िम्मेदारी। अगर आप सिंसियर हैं अपनी तैयारी को लेकर तो आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँगे। और जो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे अगर आपको पता होगा। नहीं तो तुक्का लगाने से काम नहीं चलता। और एक मधुमक्खी बनना पड़ेगा आपको। सारे सोर्सेज़ जो भी आपके सामने हैं, उन सारे सोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी राय बनानी है कि आपको क्या बेटर है। तो ये एक पर्सनल सजेशन मैं देना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को, कि जब कभी आप कोई तैयारी करें तो उसको आप शॉर्टकट के तौर पे ना करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट नहीं होता है। तो हो सकता है मेरे वीडियोज़ की लेंथ ज़्यादा है, आप चाहें तो स्पीड बढ़ा कर के या आप टुकड़ों में भी देख सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इट विल हेल्प यू। क्योंकि मैं ऐसे जानबूझ के जल्दबाज़ी में कोई वीडियो नहीं क्रिएट करता हूँ कि बस सब कुछ छोड़ दिया जाए। आप इसमें देखेंगे जैसे हेडिंग है चैप्टर्स 1 टू 3, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसमें कुछ छोड़ दिया हो। वो चीज़ें छोड़ी हैं जो एकदम यूज़लेस हैं, जैसे बाथशेबा जिस घर में रहती है उस घर के बारे में बताने लगते हैं कि उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर लताएँ, वाइन्स लटकी हुई हैं, वो सब बताने का क्या मतलब है? डेफिनिटली दीज़ क्वेश्चन्स आर नॉट आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, एंड देयर इज़ नथिंग so that unimportant things are accepted while creating the video, so you can judge and you can analyze on your own level if you are preparing for any exam. So let's begin. गैब्रियल ओक से कहानी शुरू होती है। ये एक 28 साल के फार्मर हैं और अपने पहनावे को लेकर बहुत ज़्यादा ये विचित्र हैं, लेकिन पर्सनैलिटी और नेचर में बहुत अच्छे हैं। पहनावा कैसा भी हो, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। 1 दिसंबर की सुबह ये देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सी महिला किसी वैगन में, किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रही है और उसमें बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स लोडेड हैं। महिला वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो खुद को ही देख करके मिरर में देख खुद को देख करके, खुद की मिरर को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुद की इमेज को देख करके मिरर में ब्लशिंग कर रही है, शर्मा रही है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। जब एक टर्नपाइक गेट होता है, जैसे टोल टैक्स टाइप समझ लीजिए, जहाँ कोई किराया पड़ता है, टैक्स पड़ता है वहां जाने के लिए, उस टर्नपाइक पर उस आदमी ने किराया मांगा, टैक्स मांगा। इसके पास नहीं था महिला के पास, तो गैब्रियल ओक ने वो टैक्स दिया और उसकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन जो महिला थी उसने थैंक भी नहीं कहा और वो चली गई। गैब्रियल को लगा ये बहुत ही ज्यादा ओछी और एरोगेंट टाइप की है, जिसने थैंक्स भी नहीं बोला, मैंने इसकी हेल्प की। सेंट थॉमस ईव ये कोई फेस्टिव डे होता है, वहाँ पर अपनी ये गैब्रियल लोग जो हैं बांसुरी भी बजाया करते हैं। बांसुरी बजाते वक़्त इन्होंने देखा कि 2 महिलाएँ बात कर रही हैं, जो अपनी गरीबी के बारे में बात कर रही हैं, और जो बड़ी महिला है, वो अपने घर जाने को तैयार है। छोटी वाली कुछ ज़्यादा ही पैथेटिक सेंस में अपनी गरीबी के बारे में बात कर रही है कि हमारे पास बड़ा घर नहीं है, नौकर-चाकर नहीं है, हमें ऐसे-ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। तो ये छोटी महिला कौन है? वही जो वैगन में मिली थी उनको, गैब्रियल ओक को। गैब्रियल ओक ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही महिला है जिसकी मैंने हेल्प की थी और जिसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा था। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। अगली सुबह उन्होंने उसी महिला को एक घोड़े पर देखा जिस पर बहुत ज़्यादा वो स्टंट कर रही थी। स्टंट करते हुए घोड़े पर आ रही थी क्योंकि अकेली थी, और इन्होंने जब उसको देखा तो बहुत खुश हो गए, उसकी खूबसूरती, उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए।
और वो अपना हैट खो चुकी थी महिला, जो कि गैब्रियल ओक को मिल गया। गैब्रियल ओक ने जाकर के उसको उसका हैट दे दिया और महिला ने इस बार भी कुछ थैंक्स वैंक्स नहीं बोला और वो अपना हैट लेकर के चली गई। कई दिन बीत गए, कई दिनों बाद गैब्रियल ने अपनी जो हट है, जहाँ ये रहते हैं, अपनी बहुत सारी शीप को पालते हैं, किसान हैं तो, अपनी हट में आग जलाई, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी गर्माहट हुई और ये सो गए। जब सो गए तो पूरा धुआँ इनकी हट में भर गया और ये इनकी दम घुटने लगी और तभी वो महिला आती है अचानक से और वो, क्योंकि इनका एक डॉग होता है, वो भौंकता है, वो समझ जाता है कि क्या दिक्कत है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। तो क्या नाम होता है डॉग का? जॉर्ज। वो भौंकता है, समझदार होता है। तो ये महिला आ जाती है और आकर के आग बुझा करके या इसे जगाती है किसी तरह से, गैब्रियल को उसकी ज़िंदगी बचा देती है। गैब्रियल लेकिन थैंक्स करने से नहीं भूलता। वो थैंक्स बोलता है कि ठीक है, आप मौके से आ गई तो मेरी ज़िंदगी बच गई, अदरवाइज़ मैं मेरा दम घुट सकता था। तो इस तरह से गैब्रियल को वो महिला बहुत अच्छी लगने लगी थी। कई दिनों से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। ही हैड फॉलन इन लव विद हर। और बाद में उसको पता चला, अभी तक नाम नहीं पता था, फिर पता चला कि बाथशेबा एबरडीन उसका नाम है। और पैसे तो गरीब थी, लेकिन फिर अचानक से इसको अपने चाचा की प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो आगे आप पता चलेंगे उस समरी में। तो लगातार वो चाहता था कि उसको रोज़ वो देखने को मिले, उसका रोज़ दीदार हो, ऐसा गैब्रियल सोचने लगा। और एक दिन उसने उससे मिलने का निर्णय किया, चला गया उसके पास और उसको शादी के लिए प्रपोज़ करने का विचार किया। लेकिन जैसे ही उसने प्रपोज़ किया, बाथशेबा ने तुरंत ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, एक तो मुझे तुमसे प्यार नहीं है और दूसरा मैं नहीं चाहती मैं किसी इंसान की प्रॉपर्टी बन के रहूँ। मुझे शादी ऐसी नहीं करनी। और उसने गैब्रियल की जो पर्सनैलिटी है और बहुत सारी चीज़ों का उसने बहुत मज़ाक बनाया। गैब्रियल ने उससे कहा, कोई बात नहीं, भले ही मैं किसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, बहुत कुछ उसने प्रॉमिसेस किए। लेकिन उसने एकदम साफ-साफ बोल दिया, उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। गैब्रियल को जब उसका मज़ाक बनाया गया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज के बाद मैं ऐसा इंसान हूँ कि आज के बाद मैं कभी इस प्रपोज़ल को रिपीट नहीं करूँगा। चाहे तुम खुद मेरे पास चल के आओगी, तब भी मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये मैंने फैसला कर लिया है। बाथशेबा कुछ दिन यहाँ रहने के बाद, ये नॉरकॉम में रहने के बाद कहाँ चली गई है? वेदरबरी। वेदरबरी में क्या होता है, इसको इसके चाचा की प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब इसकी गरीबी एकदम से एक झटके में खत्म हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को सक्सेसर बन के चली गई वहाँ पर। गैब्रियल अभी भी इसके बारे में सोचता रहा, बाथशेबा के बारे में सोचता रहा और मन में कि हाँ, अगर वो अच्छा रहता, शादी हो जाती है सब, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके पास 200 भेड़ थी, कितनी? 200। और 2 कुत्ते थे, एक तो जॉर्ज और दूसरे का नाम कहीं मेंशन नहीं है, बस यंगर डॉग बोला जाता है। एक दिन क्या हुआ कि जो यंगर वाला डॉग है वो बदमाश टाइप का है, एनर्जेटिक है, फूलिश एक्टिविटीज़ करता रहता है। और जब गैब्रियल सो गया, तो उसने सारी जो भेड़ थी उनको डराया, धमकाया एक तरह से, जो भी उसने अपनी एक्टिविटीज़ की हों। तो वो सारी भेड़ भागी और उनके पीछे दौड़ा-दौड़ा के उसने क्या किया, एक-एक करके एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरा दी और वो सारी की सारी मर गईं। और जब गैब्रियल उठा सो कर के तो उसके पास वो अपनी पूँछ हिलाते हुए गया, ऐसे जैसे कि उसने बहुत बहादुरी का काम कर दिया हो। तो यह गैब्रियल की पूरी तरह से बर्बादी थी, क्योंकि 200 भेड़ एक साथ मर जाएँ, जिसके ऊपर उसका पूरा जीवन-यापन चल रहा था, तो इसके लिए पूरी तरह से बर्बादी थी। गुस्से में उसने कुत्ते को गोली मार दी और फिर उसने सोचा, अपने आप को वो रिलीव महसूस की, कम से कम बाथशेबा से उसने शादी नहीं की। अगर आज शादी कर ली होती, तुरंत ये ट्रेजेडी हो गई, तो वो कैसे भरण-पोषण करता, कैसे उसके खर्चे उठाता। तो उसको राहत महसूस हुई कि बाथशेबा ने मना करके अच्छा ही किया। अब गैब्रियल के पास कुछ नहीं बचा, उसने अपने कपड़े तक बेच दिए। बस कुछ ही सिंपल से कपड़े अपने पास रखे और सब कुछ बेचने के बाद वो चल दिया काम की तलाश में। कहाँ चला? कास्टर ब्रिज। कास्टर ब्रिज, जो कि मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में भी आता है। पूरा ओवरऑल वेसेक्स का एटमॉस्फेयर ही है, चाहे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेल्स ऑफ द डर्बरविल्स या फॉर मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज और द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सभी में ये नाम जो है, कुछ नाम कॉमन आपको मिल जाएंगे। काम की तलाश में वो चला, तो अपनी बहुत दिनों तक उसने
अपनी बांसुरी बजा के पाइपिंग से कुछ पैसा कमाया, लेकिन उसको लगा कि मैं कैसे कैसे ये करूंगा। तो निकल गया काम की तलाश में वेदरवरी। वेदरवरी जहां ऑलरेडी बादशीवा गई हुई है, वहां जा रहा है काम की तलाश में। जब वो वहां गया, वेदरवरी का नाम सुना, उसको पता था बादशीवा यहाँ आई हुई है, अपने चाचा की प्रॉपर्टी उसको मिली है। तो उसके बारे में वो सोचता रहा, वेदरवरी के नाम से। और हारा थका होने के बाद एक रोड साइड एक वैगन, एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, वो वहीं उसी पर सो गया। जब काम की तलाश करता रहा, कहीं नहीं मिला, थकने के बाद। तभी जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले थे वो आए, और उन्होंने अपना घोड़ा गाड़ी चलानी शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई सोया हुआ है उसके वैगन में। वो बात कर रहे थे अपनी लैंड लेडी के बारे में, मालकिन के बारे में। मालकिन कौन है उनकी? बादशीबा। कभी गरीब थी, लेकिन चाचा की प्रॉपर्टी से एकदम रईस हो गई। वहाँ वेदरवरी में पहुंच करके गैब्रियल भी उसी वैगन में बैठा हुआ है। वहां पहुंच के उसने देखा कि कहीं आग लग गई है। कुछ जो गेहूं का पुलाव है, जो भी पुआल वगैरह है रखा हुआ, वहां आग लग गई। सारे लोग ट्राई कर रहे थे उस आग को बुझाने के लिए। गैब्रियल तुरंत कूदा उस गाड़ी से। बहुत मेहनत से उसने उस आग को बुझवाया। और जब बुझवाया, आग बुझा रहा था, तभी एक घूंघट में एक महिला आती है। उसने कहा कि आपने बहुत मेहनत की। उसने उसको थैंक यू कहा कि आपकी वजह से आग बुझ गई। और वो महिला कौन है? बादशीबा। तो जैसे उसने गैब्रियल को देखा, शी वॉज शॉक्ड फाइंडिंग गैब्रियल इन फ्रंट ऑफ हर। लेकिन गैब्रियल उसको नहीं पहचान पहचान पाया, क्योंकि उसने घूंघट किया हुआ था। कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा उस महिला से कि क्या, क्योंकि वो रईस थी, तो उसने पूछा कि क्या आपको एक शेफर्ड की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे काम की तलाश है। तो कोई बात नहीं, उसने उसको शेफर्ड का काम, गैब्रियल ने बात गैब्रियल को बादशीबा ने शेफर्ड का काम दे दिया। और वो बहुत खुश हो रही थी कि चलो, कम से कम मैं कहीं न कहीं इससे सुपीरियर हूँ। ये थोड़ा एरोगेंस था, घमंड की भावना थी बादशीबा के अंदर। उसको लगा कि कम से कम मैं इससे सुपीरियर हूँ इस मामले में। अपनी ड्यूटी करते वक़्त बादशीबा ने उसको लगा दिया। तो ड्यूटी करते वक्त गैब्रियल को एक लड़की मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड मूड में थी। ये लड़की कौन है? फैनी रॉबिन। ये इसकी मेड होती है बादशीबा की, यहाँ से भाग करके जा रही होती है। तो गैब्रियल ने उसकी मदद कर दी, कुछ पैसे जो उसके पास थे वो उसने उसको दे दिए। लड़की ने उसको थैंक यू कहा और ठंड से कांपते हुए चली गई, क्योंकि उसके पास बहुत कम कपड़े थे। उन कपड़ों में ठंड से कांपती हुई वो चली गई। हर कोई गैब्रियल के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि गैब्रियल ने बहुत ज़्यादा साहस का परिचय दिया था उस आग को बुझाने के लिए। कुछ और कैरेक्टर्स जो वहाँ काम कर रहे थे, जिनमें हेनरी फ्रे, जोसेफ पुअरग्रास, ये सब थे। सब फनी कैरेक्टर्स थे। कभी कुछ अपने आपस में बात करते थे, टाइम पास करते थे और काम करते थे मिलकर के बादशीबा के फार्म पर। गैब्रियल को उन सब की कंपनी अच्छी लगने लगी, और उसने उन सब से बादशीबा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, कि पता करूं बादशीबा की लाइफ में कोई आया, कैसे रह रही है, कैसे क्या। लेकिन वो क्योंकि सर्वेंट थे, तो मकान जो मालिक था या मालिक थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं जानते थे। तो उनको पता चला कि फैनी रॉबिन, जो इसकी मेड थी, जिसको गैब्रियल ने पैसा दे के कल मदद की हुई है, वो इसको छोड़ के चली गई है। और बादशीबा से परमिशन भी नहीं ली, और सिंगल क्लोथ्स में थी, ठंड से कांपती हुई। तो इस तरह से वो कहाँ चली गई? कास्टम ब्रिज में, जहाँ उसका प्रेमी है, सोल्जर, और जिसका नाम कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि कोई सोल्जर है, प्रेमी है कास्टम ब्रिज में, लेकिन नाम क्या है किसी को नहीं पता। बादशीबा ने अपने सारे लोगों को ऑर्डर दिया कि जाओ फैनी को ढूंढो। लेकिन सब जब गए तो फैनी रॉबिन कहीं नहीं मिली, कोई साइन उसका कहीं नहीं था। सारे लोग अनसक्सेसफुल थे। अनसक्सेसफुल, किसी को पता ही नहीं चला वो है कहाँ। मिस्टर बोल्डवुड जो है वो भी वहीं पे रहते हैं। बादशीबा जानना चाह रही थी कि बोल्डवुड कौन है, और क्योंकि बोल्डवुड बगल की जो फार्म है उसके मालिक हैं, वो काफी ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक और बहुत ही सिंसियर इंसान हैं, और सब उनके बारे में बात करते हैं। जो टेडी कोगन और ने बताया बादशीबा को कि मिस्टर गोल्डवुड एक रिच फार्मर हैं, हैंडसम हैं और बैचलर हैं। आप अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। बादशीबा को लगा कि मुझे उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इतना अच्छा है तो मुझे उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। तो उसने ये भी पूछा कि क्या ऐसा हुआ है कि कभी
उनकी नौकरी रानी ने पूछा बादशीबा से कि क्या कभी आपने किसी से प्यार किया है? तो उसने कहा कि मैंने किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे कई लोगों ने प्यार किया है और मैंने उन लोगों का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि सभी ऐसे ही होते हैं, उसने मेल लोगों से ख़ास उसे दिलचस्पी नहीं है, ऐसा उसने बता दिया। सारे लोग जो बादशीबा मतलब फैनी रॉबिन की तलाश में गए हुए थे, वापस आए और सबने बताया कि वो कहीं नहीं मिली। सब बादशीबा से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसे बताना है मालकिन को कि हम लोग कहाँ-कहाँ गए थे। तो बादशीबा गई और उसने नौकरों से बात की, फनी रॉबिन के बारे में पूछा, लेकिन वास्तव में उसका कहीं पता नहीं चला। उसने अपने सर्वेंट्स को एडवाइस किया कि फैनी रॉबिन तो भाग गई, लेकिन तुम लोग पूरी तरह से पंक्चुअल और ऑनेस्ट रहना। अगर तुम लोगों ने गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसने गैब्रियल लोग से भी पूछा कि क्या आपको नौकरी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। गैब्रियल ने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी किसी ने बताया बादशीबा को कि फैनी रॉबिन भाग गई है कहाँ, एक सोल्जर के साथ जो कि कास्टर ब्रिज में पोस्टेड था, और अब कहीं और उसका ट्रांसफर हो गया है। बादशीबा ने अपने नौकरों को बताया कि ये बात बोल्डवुड को, मिस्टर बोल्डवुड को बता देना कि फैनी रॉबिन कहीं भाग गई है किसी सोल्जर के साथ। फैनी रॉबिन कहाँ पहुंची है? उस मिलिट्री स्टेशन पे जहां उनका लवर सर्जेंट ट्रॉय पोस्टेड है, और वो दूर से चिल्ला करके उसने उसकी आवाज से बुलाया, लेकिन बिल्डिंग से सर्जेंट ने आवाज दी वापस। उसने कहा कि पहले तो वो आश्चर्य हुआ कि अरे मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा था। जब उसको लगा यहाँ तक आ गई तो आश्चर्य भी हुआ, और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इवनिंग में मिलूंगा मिस्टर ट्विल्स के हाउस में, वहां तुम मुझे मिल जाना। फैनी वो जगह छोड़ के चली गई मीटिंग के इंतजार में। बादशीबा क्या थी, ये जाया करती थी कहीं न कहीं घूमने, अपने पूरे राउंड पे देखने जाया करती थी, और बाज़ार भी जाया करती थी कॉर्न मार्केट में। उन म मार्केट में वो अकेली ऐसी थी जो फीमेल थी, बाकी सारे मेल फार्मर्स ही थे। ये अकेली थी तो कुछ फार्मर्स ऑब्जेक्शन भी करते थे कि ये फीमेल फार्मर आ गई हमारे पास, बाकी सारे मेल ही मेल थे। कुछ आश्चर्य भी करते थे, कुछ उसको देखा भी करते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तारीफ़ करते हैं उसकी सब। और ख़ैर जो भी है, लेकिन एक फार्मर ऐसा भी था जो कभी भी बाथशेबा पर ध्यान नहीं देता था, और ये फार्मर कौन था? बोल्डवुड। ये बोल्डवुड थे, जो कि कभी भी बाथशेबा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो एकदम अपनी काम से काम रखते थे। लेकिन जैसे इसको पता चला, क्योंकि बोल्डवुड के बारे में जान तो गई थी ये, अब वो बोल्डवुड के इस बिहेवियर का रीज़न जानना चाह रही थी कि आखिर ये महिलाओं में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि हर कोई उसको देख रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो वो समझती है इसकी क्या चीज़ औकात है जो मुझे ना देखे? ये फीलिंग थी बाथशेबा की। लिडी और बाथशेबा बात करते हैं। बाथशेबा बहुत ज़्यादा क्यूरियस है बोल्डवुड के बारे में जानने को लेकर कि उसका बिहेवियर इतना इंडिफरेंस क्यों है। लिडी ने उसको बताया अगर ऐसा ही है तो ऐसा करो, वैलेंटाइन डे फरवरी पर उसको वैलेंटाइन कार्ड भेज दो। बोल्डवुड को पता चल जाएगा कैसा क्या है। बाथशेबा फनी मूड में थी, उसने लिडी का सजेशन एक्सेप्ट किया और ये कार्ड उसको बोल्डवुड को भेज दिया। उसके ऊपर ये लिख दिया, मैरी मी। अब बस ये कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, या प्रैंक था, ये मजाक थी, लेकिन इसका असर विलियम बोल्डवुड पे इतना ज्यादा हुआ था कि यहीं से उसकी ट्रेजेडी, धीरे धीरे कहिए कि ट्रेजेडी की तरफ उसकी कहानी बढ़नी शुरू हो जाती है। जस्ट टू चेक हिज स्टैंड एंड ट्रू कैरेक्टर, ऐसा किया उसने। लेकिन वोल्डवुड जो कि बहुत सोबर थे, ग्रे पर्सनैलिटी वाले थे, लेकिन कार्ड जैसे उनको मिला तो क्या हुआ कि उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, भूल गए। दिन रात सोचने लगे कि किसने भेजा है मेरे पास, क्यों भेजा है, एक ऐसी कौन सी महिला है जो मुझसे प्यार कर बैठी है, ऐसा क्या है। दिन और रात उन्होंने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया कि इस कार्ड को भेजने वाला कौन है। अब थे तो बहुत गंभीर, या अपनी भावनाओं को दबाए हुए थे सारे हार्मोन्स को। अचानक से ऐसा कुछ उनको मौका मिलता दिखा कि ये कोई महिला है जो मुझसे प्यार कर सकती है, तो उनकी सारी भावनाएं ज्वालामुखी की तरह प्रस्फुटित हो उठी, और पूरे दिन रात सोचने लगे उस महिला के बारे में। अचानक से एक और कार्ड आता है। उस कार्ड को आउट ऑफ एक्साइटमेंट खोलने वाले थे, लेकिन उस पे लिखा था टू गैब्रियल ओक, जो कि गैब्रियल ओक के लिए था। तो उन्होंने सोचा चलो मैं खुद ही जाऊंगा गैब्रियल के पास, जान पहचान तो थी उससे। मैं खुद जाकर कार्ड दे दूंगा और उससे पूछूंगा कि ये कार्ड मेरे पास किसने भेजा होगा। सारे नौकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जोक सुना रहे थे सब। तभी वहां पर किसी ने कहा गैब्रियल से कि जो
फैनी रॉबिन भाग गई है, तो बाथशेबा को आपको अपनी उस जगह पर लगा देना चाहिए था, आपको वैलिड बना देना चाहिए। इसके अलावा फनी रॉबिन के अलावा इसका एक और वैलिड था, जो पर्सनल पीए कह सकते हैं, उसको भी इसने निकाल दिया था क्योंकि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। तो इसने कहा कि जो वैलिड था उसकी जगह पे गैब्रियल को रख देना चाहिए था, सारे सर्वेंट्स कह रहे थे। लेकिन गैब्रियल की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो बस शेफर्ड बन के ही खुश था, क्योंकि उसको बादशेवा से प्यार था। इन प्लेस ऑफ द पर्सन जिसको उसने निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं किया बादशीबा ने, उसको शेफर्ड ही बने रहने दिया। बोल्डवुड आए और उन्होंने गैब्रियल को वो लेटर दे दिया। जिस लेटर में लिखा हुआ था, वो लेटर कहाँ से था? फैनी रॉबिन से, जिसने गैब्रियल को धन्यवाद किया। उसने ये भी बताया कि वो सर्जेंट ट्रॉय से शादी करने वाली है बहुत जल्दी। उसने गैब्रियल की हेल्प के लिए थैंक यू कहा कि आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वो ठंड से कांप रही थी, बोल्डवुड जानता था सर्जेंट ट्रॉय को पहले से ही, तो उसने कहा कि सर्जेंट रॉय कभी भी शादी नहीं करेगा फैनी रॉबिन से, क्योंकि वो बहुत ही फेथलेस है और अनस्टेबल है अपने बिहेवियर में, और फैनी रॉबिन उसके जाल में फंस के रह गई है। ये बात बोल्डवुड ने कही। लेकिन जैसा भी था, ऐसा नहीं हुआ। ट्रॉय शादी के लिए थोड़ा सिंसियर था, और वो चर्च में इंतजार भी करता रहा फैनी रॉबिन का। चर्च का नाम था ऑल सेंट्स, जहां उसको शादी करनी थी। यहाँ ये पहुंच गया था ट्रॉय, फैनी रॉबिन का वेट कर रहा था। लेकिन फैनी रॉबिन की किस्मत खराब थी, वो उसे नहीं पता था वो कहाँ पहुंच गई। ऑल सोल्स, ये दूसरा चर्च था जहां वो पहुंच गई। जाना था ऑल सेंट्स में, पहुंच गई ऑल सोल्स में बाय मिस्टेक। ट्रॉय बहुत पूरे दिन वहां बैठ के इंतजार करता रहा उसको। वहां की जो लोग आए थे वहां चर्च में प्रेयर करने, उन्होंने वो समझ गए थे शादी होने वाली है किसी की। लेकिन जब नहीं हुई तो ट्रॉय की सबने मजाक बनाई। ट्रॉय को बहुत गुस्सा आया, और वहां से उठ करके जब वो आया तो फनी रॉबिन उसको मिली, और उसने उसको बहुत सुनाया। फनी रॉबिन ने जब अगली डेट पूछी कि अब कब हम शादी कर सकते हैं, अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगी, तो ट्रॉय ने उसको कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन बादशिवा मार्केट गई जहां वो जाया करती थी। अब इस बार क्योंकि बोल्डवुड को वो वैलेंटाइन कार्ड मिला हुआ जिस पे लिखा हुआ है मैरी मी, अब उसने बादशिवा को ऊपर से लेकर के, सिर से लेकर के और पैर तक घूरा। सब कुछ देखा, उसके चीक्स, लिप्स, और इवन थ्रोट, चिन, शोल्डर्स, हैंड्स, ये सब डिस्क्राइब किए गए हैं उस बुक में। सब उसने बड़े ध्यान से देखा। उसको बादशिवा बहुत सुंदर लगी। उसने बाकी किसानों से पूछा कि देखो ये कितनी सुंदर है, तो सबने कहा हाँ सुंदर तो है, बहुत ज्यादा। अब बाशिवा समझ गई थी ये मुझे देख रहा है, तो शी वॉज फीलिंग प्राउड कि अब ये बुढ़ा भी मुझे देखने लगा, ऐसा उसका मानना था, जो अभी तक उसको हमेशा इग्नोर किया करता था। अब बोल्डवुड सोचने लगा कि ये वही बादशिवा है जिसने मुझे वो लेटर भेजा जिसपे लिखा हुआ है मैरी मी। ऑल्दो ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, लेकिन बादशिवा को देखने के बाद, उसकी ब्यूटी और पूरा उसका फेयर कम्प्लेक्शन, ये सब देखने के बाद एक अजीब सेंसेशन उसकी बॉडी में गुजरी, और वोल्डवुड जो है वो पागल हो गया बादशिबा के पीछे। इसका अपना खुद का एक फार्म था जिसका नाम था वेदरबरी लिटिल फार्म, जहाँ इसका ये मालिक था, और एक एरिस्टोक्रेट समझा जाता था, और अपनी डिसेंसी, ऑनेस्टी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए वो जाना जाता था। अपने आसपास पड़ोसियों में सब उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन वैलेंटाइन का असर इतना ज़्यादा हुआ उसके ऊपर कि अब वो एकदम टीनेजर्स की तरह व्यवहार करने लगा। अब वो बादशिबा के खेत में देखा करता था कि कब वो आएगी अपने नौकरों को देखने, और कब मैं उसको देखूंगा, ये सब देखा करता था। एक दिन उसके मन में इतनी ज़्यादा इच्छा आई कि मैं उससे मिलूं और जा करके उसको प्रपोज कर दूं कि मुझे शादी करनी है। ऐसा उसके मन में इच्छा आई। वो उसके घर पे गया, लेकिन बादशिबा वहां नहीं थी, वो गेट पे ही खड़ा हो गया। लेकिन जब वो वापस आई, तो उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो उससे मिलने नहीं आया था। उसने इसको इग्नोर करने की कोशिश की, जानबूझ के, जैसे कि वो उससे मिलने नहीं आया था, यूं ही आया था, ऐसे इस तरह से दिखाया। उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था, और ही वॉज बिहेविंग लाइक टीनेजर्स, जैसे कि टीनेजर्स हो, कभी कुछ सपने देखने लगा। बोल्डवुड फिर से कई दिनों बाद बादशिवा के स्टॉकिंग करने के बाद आया, और आते ही उसको प्रपोज किया सिंसियरली, कोई बात घुमाई नहीं, और कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। उसने बहुत प्रॉमिस किए कि भले ही मैं किसान हूँ, लेकिन इतना लेवल मेरा है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा से रखूंगा। बहुत सपने दिखाए, बहुत सारे रोमांटिक सपने दिखाए। लेकिन बादशिवा तो बादशिवा है, उसने उन सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया।
उसने वो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया और बोली कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। एक तो मुझे आपसे प्यार नहीं है, दूसरा मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे ये सब जो आप सपने दिखा रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए। बेचारा दुखी होकर के चला गया, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, मैं आपके इंतज़ार सवाल जवाब का इंतज़ार करूँगा जो मैंने आपसे पूछा है। आप कि आप यस कब बोलती हो या नो बोलती हो, जो भी है, नो तो बोल ही चुकी थी, यस कब बोलती हो उसका मैं इंतज़ार करूँगा। बाथशेबा को अब ये बुरा लगने लगा कि जो मज़ाक की थी उसने वो ना की होती, और इतना अच्छा इंसान है, इतना अर्नेस्ट और सीरियस है गोल्डवुड, उसके साथ मुझे मज़ाक नहीं करनी चाहिए थी। अब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उसके प्रपोज़ल करने के तरीके से, क्योंकि वो फुल ऑफ सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और लव, सब कुछ उसकी बातों में था, सारे प्रॉमिस उसने किए थे, लेकिन बाथशेबा को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगी, क्योंकि वो अलग मूड की थी उस समय। वो अपने मन से तो चाहती थी एक्सेप्ट करना, लेकिन अपने हृदय से वो रिजेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसे प्यार नहीं था इससे, बॉलीवुड से। अब गैब्रियल की मदद लेना चाह रही थी कि बताओ मैं क्या करूं, क्या ऐसा मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं। अब गैब्रियल खुद इससे प्यार करता था, वो क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी वो ईमानदार था। तो गैब्रियल ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप चाहो जैसा चाहो, आपकी मर्जी। फिर उसने पूछा कि बताओ अच्छा नौकर मेरे बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से उसने देखा था लोगों को कि मुझे देख रहे हैं बात करते हुए। तो गैब्रियल ने उसको बताया कि आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, सारे नौकर ही आपकी मजाक बनाते हैं आपके पीछे। ये इसने बता दिया गैब्रियल ने। तो और सबको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी बॉलीवुड से आप शादी करने वाली हो। बाथशेबा को इस बात में बहुत गुस्सा आ गया, उसने गैब्रियल को रिब्यूक किया, डांटने लगी कि कभी तुमने भी तो मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी, और तुम आज जो भद्दा भद्दा बोल रहे हो मुझसे, ये उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का नतीजा है। गैब्रियल ने कहा देखिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे आपसे शादी करने का अब कोई इरादा नहीं है, और मैं बहुत पहले उस चीज को छोड़ चुका हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगा। बाथशेबा को गैब्रियल की ओपिनियंस अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने उससे कह दिया कि बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, क्योंकि अब मैं मालकिन हूँ, तुम नौकर हो, और ऐसा वैसा, तुम ऐसा करो, मेरी सर्विस 1 हफ्ते में छोड़ देना। गैब्रियल ने कहा 1 हफ्ता कौन रुकता है, मैं अभी छोड़ देता हूँ। तुरंत उसने उसकी नौकरी छोड़ी, और हाथ में जो शेयर्स, जो बड़ा सा कैंची टाइप जो रहती है, उसको लेकर के वो चला गया वहीं से नौकरी छोड़ के। गैब्रियल ने क्योंकि नौकरी छोड़ ही दी थी, तो उसकी भेड़ की देखभाल करनी छोड़ दी थी। भेड़ों ने एक दिन एक जहरीला पौधा था वो खा लिया, और सारी भेड़ जहरीली हो गई और लगभग मरने लगी, मौत के कगार पे थी। सब नौकर भागते हुए आए, बादशाह को बताया कि अरे सब भेड़ मरने वाली है, क्योंकि सबने एक जहरीला पौधा खा लिया है, घास खाई है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया एक तो नौकरों पर कि तुम लोग ने किया कुछ नहीं, मेरे पास दौड़ के आए हो। दूसरा उसको चिंता भी हो गई कि इतनी सारी भेड़ मर गई तो उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी। तो उसने कहा कि क्या सॉल्यूशन है, सबने कहा कि गैब्रियल ही इस सिचुएशन से भेड़ को निकाल सकता है, उनको पंचर करके, उनके ऑपरेशन करके उस जहर को निकाल सकता है। लेकिन बादशाह उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जा चुका था छोड़ के। उसने कहा बोल्डवुड को बुला लो। तो सबने कहा नहीं नहीं, बोल्डवुड तो खुद ही गैब्रियल की हेल्प लिया करता है ऐसी सिचुएशन में। तो मजबूरी में बहुत कोशिश की गई, उसने नौकर भेजे, लेकिन गैब्रियल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, उसकी हेल्प मुझे नहीं करनी। फिर वो नहीं, उसने एक चिट भेजी लिख करके, प्लीज डोंट डिजर्ट मी, कृपया मुझे छोड़ के नहीं जाओ। अब ये शब्द काफी थे गैब्रियल जैसे एक दीवाने के लिए, सीक्रेट वन साइडेड लवर के लिए। तो वो आ गया चिट पढ़ने के बाद, और आकर के उसने सीधे 59 ऑपरेशंस किए, और सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल थे। बादशीबा मुस्कुराई उसकी तरफ। तो देखिए, ये प्यार नहीं था, बादशीबा बहुत ही यहाँ पे चालाक है। वैसे वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इन मामलों में बहुत चालाक है, वो जानती है कि किससे कैसे काम निकलवाया जाएगा। गैब्रियल से उसने अपना काम निकलवा लिया, और मुस्कुराई उसकी सर्विस को देख करके। गैब्रियल की भावनाएं फिर से अच्छी हो गई, और वो वहीं पर आकर के, उसे लगा कि चलो कम से कम मैंने गैब्रियल ने लगा कि मैंने कम से कम आकर के इसकी मदद की है, और जो भी हो। लेकिन वो ये भी जानता था कि बादशीबा के पीछे पीछे भागने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। देयर वॉज नो होप होप ऑफ सक्सेस, वो उससे प्यार नहीं करेगी बदले में। फिर भी कोई बात नहीं, लगा रहा, कोई बात नहीं। इट वॉज शेयरिंग सीजन, जो भेड़ से जो ऊन निकाली जाती है, दैट इज शेयरिंग सीजन। तो गैब्रियल बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में। बादशीबा उसकी तारीफ किया करती थी कि आप 23 23 मिनट, मतलब 23.5 मिनट में एक भेड़ से वो ऊन, उसकी
बाल मत काट दिया करता था गैब्रियल। इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था, बाकी लोगों को 1-1 घंटा लगता था, लेकिन ये साढ़े 23 मिनट में एक भेड़ की शेयरिंग कर दिया करता था। तो ये क्यों तारीफ करती थी? सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने के लिए। लेकिन गैब्रियल ये बात जानता था, फिर भी आउट ऑफ लव वो अपनी मेहनत करता रहता था। बोल्डवुड आने लगा कि क्योंकि उसे इंतजार था बादशीबा के रिस्पॉन्स का। दोनों आपस में विस्पर से बात करने लगे धीरे धीरे कि कोई और ना सुने। और कुछ समय बाद बादशीबा और बोल्डवुड चले गए बोल्ड इंस्ट्रक्शंस दे के गैब्रियल को कैसे काम करना है बाकी नौकरों को। सारे नौकर बात करने लगे बादशीबा के बारे में कि बहुत जल्दी बोल्डवुड के साथ इसकी शादी हो जाएगी। गैब्रियल को एक मतलब वो ऑलरेडी सीक्रेट डिजायर थी बादशीबा के लिए, लेकिन उसको बुरा लगता था कि ऐसा क्या हो रहा है, ये इसके साथ फ्लर्ट कर रही है और मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, वो जानता था कि सिंसियर नहीं है बॉलीवुड को लेकर के, मुझे लेकर सिंसियर नहीं है। वैसे ही बादशीबा जो है वो बॉलीवुड को लेकर के सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रही है। एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी शेयरिंग सीजन के बाद। जब सारी ऊन उतर जाती थी तो ये डिनर पार्टी होती थी दावत के तौर पे। वहां बोल्डवुड आया और वो बादशीबा ने उसको एकदम अपने बगल वाली चेयर पे बिठाया। तो हर किसी ने देखा कि क्या चल रहा है, सबने उस पार्टी को एंजॉय किया। गैब्रियल ने भी देखा कि बोल्डवुड बहुत ही सीक्रेटली बादशीबा के चेहरे को देख रहा है, और ऐसे देख रहा है कि कोई उसको ये ना देख पाए कि वो देख रहा है बात। चुपचाप देख रहा है, घूर रहा है चुपचाप। तो गैब्रियल समझ गया था कि ये भी इसके प्यार में एक तरह से पागल ही है। खैर कोई नहीं, सब चले गए। पार्टी के बाद बोल्डवुड वहां रुक गया और वो अपने घुटनों के बल बैठ करके उसने बादशीबा से फिर से रिक्वेस्ट की कि मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बादशीबा ने कहा कि अब इतनी ज़्यादा उसकी सिंसियरिटी ऑनेस्टी देखने के बाद वो थोड़ी रुकी। फिर भी उसने कहा कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा डिसाइड करने में कि मुझे क्या करना है। बॉलीवुड चला गया, उसको लगा कि शायद 1 हफ्ते बाद उसका जवाब हाँ में होगा, ऐसा सोच के वो चला गया। बादशीबा हर शाम अपने ग्राउंड पे जाया करती थी, अपने जो एरिया है वहां देखा करती थी कि सब कुछ ठीक है, सारी भेड़ सारे फार्म वगैरह सब ठीक है। और ये करने के बाद गैब्रियल देखा करता था बादशीबा के राउंड के बाद, आउट ऑफ हिज ड्यूटी एंड आउट ऑफ हिज लव फॉर हर। एक शाम बादशीबा क्या हुआ, एक जो कटीली झाड़ियां थी वहां जाकर के उसकी स्कर्ट फंस गई और वो वहां गिरने ही वाली थी उस झाड़ियों में कि अचानक से एक आर्मी ऑफिसर आता है जो कि बहुत स्मार्ट था, स्लिम और एक्टिव। उसने आकर के बादशीबा को गिरने से बचा लिया सडनली उस अंधेरे में। उसने उसकी फंसी हुई स्कर्ट को हेज से निकाला। और ये कौन था आर्मी? सर्जेंट ट्रॉय, जो कि फैनी रॉबिन को ऑलरेडी चला रहा था। फैनी रॉबिन इसकी मेड और दूर की रिश्तेदार बादशीबा की। ये भी अंधेरे में ऐसे ही घूम रहा था। उसने जैसे ही बादशीबा को देखा तो बादशीबा के चेहरे की, उसके फीचर्स, पर्सनैलिटी, वॉइस, सब तारीफें तारीफें, बस सिवाय तारीफ के कुछ नहीं। कह रहे आप बहुत अच्छी हो, आपके जैसी औरत लड़की मैंने देखी नहीं है, बहुत सुंदर हो, आपके जैसे चेहरा मैंने नहीं देखा। आप सारे मतलब बस झूठी तारीफें। हालांकि झूठी तारीफें नहीं थी, वो सुंदर थी, लेकिन ये सिर्फ फ्लैटरी ही कर रहा था उसका हृदय जीतने के लिए। बादशीबा को उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक ना तो गैब्रियल ने और ना वोल्टवुड ने इस तरह से उसकी तारीफ की थी। वो उसकी तारीफ पर्सनैलिटी की करते थे, कैरेक्टर की करते थे, और ये फिजिकल तारीफ करने लगा जो कि उसको अच्छी लगी। तो वो चाहती थी कि उसके बाहों से छूट करके जल्दी अपने घर जाए, और सर्जेंट ट्रॉय चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बात करने का मौका मिले। तो जब वो छूटी उसके हाथों से तो भागती हुई कहाँ गई? वो अपने घर। और जाकर के उसने जो लिडी है उसकी मेड, उससे पूछा कि क्या तुम किसी सैनिक को जानती हो? तो उसने बताया हाँ, ये सर्जेंट ट्रॉय रहा होगा, जो कि बहुत हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है और एक बहुत बड़े परिवार से संबंध रखता है। वो तो नौकरी ना भी करे तब भी चलेगा। बादशीबा को अब रिग्रेट होने लगा कि अरे उसने थोड़ी उसे और बात करनी चाहिए थी उससे। लेकिन फिर उसको तुरंत ही घमंड महसूस हुआ कि इतनी उसने मेरी तारीफ की है, तो वो थोड़ा और अपने आप को प्राइड फील करने लगी। ये तारीफ आज से पहले वोल्डवुड और गैब्रियल ने कभी नहीं की थी। ये दोनों अच्छे इंसान थे, और जो ये तारीफ कर रहा था, ये जाहिर बात है उसकी तारीफ का इरादा अच्छा नहीं था। हर तारीफ गलत नहीं होती, लेकिन ये तारीफ सर्जेंट ट्रॉय की वास्तव में सिंसियर नहीं थी। अब ट्रॉय
एक इस एक पेक्युलर इंसान था, वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट के बारे में बात करता था, एन्जॉय करता था, फ्यूचर के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे बस अभी जो कुछ करना है वो करना है और मन में कुछ नहीं रखता था। और ज़्यादातर वो मेन लोगों के प्रति ज़्यादा लॉयल था और विमेन के प्रति अनफ़ेथफुल था। ज़्यादातर लोग उसको पसंद करते थे लेकिन कुछ उससे नफ़रत भी करते थे उसके ईज़ी गोइंग और दिखावटी व्यवहार से। ही वाज़ मिक्सचर ऑफ पेक्युलियर हैबिट्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स, फ्लैटरिंग एंड फ्लर्टिंग, सब कुछ उसमें था, सारी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ सब थी के अंदर। ही वाज़ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स। एक दिन जब बाथशेबा सुपरवाइज़ कर रही थी अपने सारे वर्कर्स को, उसने देखा कि ट्रॉय उन वर्कर्स के बीच में रह कर के उनकी मदद कर रहा है, काम कर रहा है नौकरों वाला। ये दिखावा था उसका। जैसे उसने देखा बाथशेबा आ गई है नौकरों के बीच से, वो आकर के एकदम से दौड़ करके आया और बाथशेबा ने जैसे उसको देखा, वो उसको शर्मा गई कि ये, और थोड़ा गुस्सा भी उसको आया कि नौकरों के सामने वो ऐसे आया है दौड़ करके। अपने चिर-परिचित स्टाइल में उसने अपना हैट निकाला और उसको सैल्यूट किया एक फ्लैटरिंग वे में। और बाथशेबा को ये सब बहुत अच्छा लगा था। उसने फिर से उसकी फ्लर्टिंग शुरू कर दी और बोलने लगा कि मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं है। बाथशेबा को बहुत अच्छा लग रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वो तारीफ़ सुनना चाह रही थी ट्रॉय से। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे जैसी जो असाधारण महिलाएँ हैं, वो मनुष्यों का जो समाज है उनमें बर्बादी का कारण बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 99% लोग तो फेल ही हो जाएँगे, बस 1% लोग ही होंगे जो तुम्हारे हृदय को जीत पाएँगे। ये सब तारीफ़ें सुनने के बाद वो बहुत खुश हो रही थी। ट्रॉय बहुत चालाक था, वो समझ गया कि बाथशेबा उसके जाल में फँस चुकी है। उसको और ज़्यादा जाल को फैलाने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने बार-बार ये बात दोहराई कि मेरी बात का बुरा मत मानना कि जो मैंने आपसे कही थी कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। बाथशेबा उसकी तारीफ़ के जो चाशनी थी उसमें एकदम घुल चुकी थी। भूल गई कि ये क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, तारीफ़ सिर्फ़ झूठी है। रॉय ने बहुत ही समझदारी के साथ उसको बताया कि अभी वो यहाँ से चला जाएगा, वेदरबरी से उसकी कैंपिंग पूरी हो जाएगी और फिर वो मिस किया करेगा इतने सुंदर चेहरे को देखने के लिए। तो बाथशेबा फिर से उसको फ्लैटरी पसंद आई और उसने कहा कि रॉय ने कहा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं आई हैव फॉलन इन लव विद यू, और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रोज़ आ जाऊँ तुमसे मिलने? थोड़ा-सा जब मैं तुम्हारा चेहरा देख लूँगा मुझे अच्छा लगा करेगा। बाथशेबा मान गई, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इम्पल्सिव तरीके से उसने हाँ कर दिया। लेकिन कुछ बाद उसके मन में थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि उसने जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हाँ कर दिया। Roy was almost successful in making her heart melt by his art of speaking and flattery. चापलूसी से और सब ढोंगी बातों से उसने बाथशेबा को फंसा लिया, उसका हृदय जीत लिया। नेक्स्ट, बाथशेबा अगले दिन एक हाइविंग के लिए, बी हाइविंग के लिए एक पेड़ पे चढ़ गई। ट्रॉय वहां पर आ गया, उसने कहा अरे अरे, आप रुक जाओ, मैं हेल्प करता हूँ। और वो हाइविंग में उसकी हेल्प करने लगा। हाइव पकड़े हुए उसने कहा कि ये काम तो बहुत कठिन काम है, इतना कठिन, इससे ज्यादा आसान तो तलवारबाजी है। तो जैसे ही बाथशेबा ने सुना कि तलवार की आर्ट भी जानता है वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि क्या तुम मुझे दिखाओगे कि तुम कितने अच्छे एक्सपर्ट हो, कितनी अच्छी तलवार चला लेते हो? तो उसने कहा ठीक, बिल्कुल दिखाऊंगा अगर तुम चाहोगी तो, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें अकेला आना पड़ेगा। जब भी कभी मैं उस आर्ट को दिखाऊंगा, स्वॉर्ड एक्सरसाइज को, तुम्हें अकेला आना पड़ेगा। बाथशेबा पहुंच गई उस जगह पर जहां उसने प्रॉमिस किया था। रॉय एक शाइनिंग स्वॉर्ड लेकर के आया, उसने वो सारी एक्सरसाइज बहुत ही परफेक्ट तरीके से की। अब बादशीबा एकदम स्टेचू बन गई उस आर्ट एक्सरसाइज को देख करके। उसको लगा ही नहीं कि ये इस तरह से कर पा रहा है, क्या जबरदस्त तरीके से उसने स्वॉर्ड एक्सरसाइज की और वो मूर्ति बन के खड़ी रह गई। शी वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हर। उसने क्या किया, धीरे से उसके बालों की एक लट भी काट दी और इतनी फुर्ती से काटी, इतनी काबिलियत से काटी कि यहाँ तक कि उसके जो बालों के गुच्छे कान के पास रहते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए। क्या बेहतरीन ढंग से। तो वाशिवा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई उससे, वो भूल गई कि वो कहाँ खड़ी हुई है, क्या कर रही है। और इस बात का एडवांटेज उठाते हुए उसने आकर के बादशीबा को किस कर लिया। किस करके वो लड़कपन की तरह भाग गया वहां से। बादशीबा ने उसको जब देखा ऐसे जाते हुए तो वो मिस करने लगी कि काश थोड़ी और देर तक ये रहता यहाँ पे, लेकिन वो जानबूझ के भाग गया है। ये उसकी एक चालाकी थी कि हाँ अब तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आ ही गई है, तो भागें।
बाथशेबा लॉस्ट हर पावर ऑफ रीजन अंडरस्टैंडिंग, और ट्रॉय के मामले में उसका सेल्फ कंट्रोल भी खो चुका था। वो उसकी फ्लैटरी, पर्सनालिटी और शॉर्ट एक्सरसाइज से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि भूल गई थी अच्छे बुरे की पहचान। गैब्रियल ये सब देख रहा था एक साइड से कि किस तरह से ट्रॉय बाथशेबा पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन वो करे तो करे क्या, वो हेल्पलेस था। अब वो ये भी उसको लगने लगा कि बाथशेबा बोल्डवुड के प्रति अनफेयर है, और किसी को लग रहा था कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, बाथशेबा ने बिल्कुल भी उससे बात करनी बंद कर दी है, और उसने सीरियस टोन में गैब्रियल को बता भी दिया कि ना तो कभी उसने बोल्डवुड से प्यार किया है और ना कभी वो उससे शादी करेगी, और जो लोग बातें कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, वो ऐसी बातें ना करें। गैब्रियल ने बार बार उसे वार्न किया कि ट्रॉय अच्छा इंसान नहीं है, उससे बच करके रहो। लेकिन बाथशेबा इतने ज्यादा उसके प्यार में पागल थी कि गुस्से में उसने उसको बोल दिया कि तुम मेरी जॉब छोड़ के चले जाओ। तो गैब्रियल बोला कि मैं जॉब छोड़ के चला जाता अगर ये जॉब मैं अपने लिए कर रहा होता, लेकिन मामला क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी का है और मैं सिंसियर हूँ तुम्हारी सेफ्टी को लेकर के, तो मैं नहीं जाऊंगा। एक बार तुम बोल्डवुड से शादी कर लो, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तब मैं चला जाऊंगा। तो उसे और गुस्सा आ गया कि ये मुझे कौन होता है सलाह देने वाला, है मेरी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी करने वाला, मैं किससे शादी करूं ना करूं, गैब्रियल से या उस ट्रॉय से या बोल्डवुड से, ये कौन होता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि गैब्रियल ऑनेस्ट है, तो इस बार गुस्सा तो हुई, लेकिन अपने गुस्से को उसने थोड़ा सा शांत रखा। वासिवा ट्रॉय से प्यार करने लगी थी। अब वो कंफ्यूजन में थी करे तो करे क्या, तो उसने एक लेटर लिखा बोल्डवुड के लिए कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, किससे, बोल्डवुड से। ये सिर्फ एक क्षणिक आवेग था, और वो चाहती थी उस लेटर को कोई नौकर डायरेक्ट इसके पास पहुंचा दे या कोई पोस्ट कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती सब लोग जाने। उसने लिडी को भरोसे में लिया और उसको अपने ट्रॉय के बारे में प्यार की पूरी बात बता दी, लेकिन ये भी कहा कि तुम किसी को बताना नहीं, क्योंकि इसमें उसकी बदनामी भी हो सकती है, और बदनामी वो नहीं चाहती थी। बाथशेबा अब डर गई, क्योंकि लेटर तो उसने इम्पल्सिवनेस में लिख दिया, लेकिन उसको लगा कि अगर बोल्डवुड आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी उसके फिर से। तो वो उसे इग्नोर करने के लिए चली गई। उसने तो चलो कम से कम लिडी की सिस्टर के पास चली जाऊंगी, बोल्डवुड आएगा और चला जाएगा जब। लेकिन बोल्डवुड उसको रास्ते में ही मिल गया, और उसने फिर से उससे अपनी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि मान जाओ। लेकिन बादशाह ने कहा कि देखो मुझे इतना प्यार नहीं करो, क्योंकि तुम जितना मुझसे प्यार करोगे मैं तुमसे उतना प्यार नहीं कर पाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। गोल्डवुड वो जेलस था कि उसको पता था कि ये ट्रॉय को आजकल डेट कर रही है, ट्रॉय के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसने कहा कि ट्रॉय से प्यार कर सकती हो, मुझसे नहीं कर सकती, जो कि मैं इतना सिंसियरली, और ट्रॉय जो कि एक छैला टाइप का इंसान है, उससे तुम प्यार कर सकती हो। और उसने ये भी बताया कि ट्रॉय बहुत बड़ा एक गुंडा है और ढोंगी है, और मैं उसे जरूर सजा दूंगा। बाशिवा उसको डिफेंड करने लगी ट्रॉय को कि नहीं ट्रॉय ऐसा नहीं है, लेकिन बोल्डवुड ने उससे बोल दिया कि एक बार जो मुझे ट्रॉय मिल गया तो डेफिनेटली मैं उसको पनिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही भोंगी और बहुत ही चालाक है, तुम नहीं जानते। अब बादशीबा क्योंकि उसके प्यार में थी, तो उसने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगी ये उसको ट्रॉय को बताने कि तुम बोर्डवुड से बचकर रहना, वो तुम्हें मारना चाहता है। वो रात में गई चुपचाप, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई जाने। गैब्रियल और कोगन ने जान लिया कि कुछ हो रहा है, तो वो उन्हें लगा कि रात में कोई अस्तबल से घोड़ा लेकर के जा रहा है कोई रॉबर, और वो उसके पीछे पीछे गए। कहाँ तक, बाथ जो शहर है, जो कि चौसर, जोफरी चौसर का एक प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, उसमें वाइफ ऑफ बाथ होती है एक कैरेक्टर, जिस जगह की वही जगह है बाथ, वहां ये रहता है ट्रॉय। वहीं ये पहुंच गई बाथशीबा कि बताने कि तुम बचकर रहना बोल्डवुड से। बाकी सारे नौकर समझ गए कि बाथशेबा कहाँ गई हुई है, और गैब्रियल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये कहाँ गई हुई है, लेकिन वो हेल्पलेस था, कुछ कर नहीं सकता था। 15 दिनों के बाद बाथशेबा वहां से लौट करके आई, और सारे नौकर खुश हो गए, चलो कम से कम मालकिन लौट आई है। बोल्डवुड फिर से आया उससे मिलने, लेकिन उसने अपनी नौकरानी से बोल दिया कि बोल्डवुड से कहना अंदर ना आए। अब बोल्डवुड को लगा कि कभी मैं उसका बहुत खास था, कभी उस पार्टी में उसकी चेयर के बगल में बैठा था,
लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो मुझसे मिल भी नहीं रही है। तो वो गुस्से में, हताशा में बेचारा आ गया। रास्ते में जब जा रहा था उसको ट्रॉय मिल गया। ट्रॉय से बोल्डवुड ने तुरंत इंक्वायर किया कि फैनी रॉबिन कहाँ है भाई? तुम तो छैले हो, दो-दो को चला रहे हो, फैनी रॉबिन कहाँ है? वो जानता था उसकी हिस्ट्री पहले से ही। और उससे ये भी कहा कि तुम बाथशेबा से दूर रहना, उसकी भावनाओं से नहीं खेलना, क्योंकि फैनी रॉबिन को तुमने बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन बाथशेबा से दूर रहना। उसने ये उसे बिल्कुल इंटीमेसी पसंद नहीं थी उसके साथ। लेकिन बातचीत में ट्रॉय हंसा, ट्रॉय ने जो हंसी, ट्रॉय को बहुत खिसियानी हंसी वो हंसा जैसे विलन हंसते हैं। और उस बातचीत में पता चला कि बाथशेबा और ट्रॉय की तो शादी पहले ही हो चुकी है, जब बाथशेबा बाथ में गई थी उसको बोल्डवुड के गुस्से से बचाने। ये सुनने के बाद बोल्डवुड ने ट्रॉय को अपनी जो भी सबसे ज्यादा लैंग्वेज हो सकती थी, हार्श, उस लैंग्वेज में एक तरह से गालियां दी। लेकिन अब होता है क्या, जो होना था वो हो गया। वो उस जगह को छोड़ के चला गया और घूमने लगा जैसे एक आत्मा हो, थकी हुई, भटकी हुई, उन्हीं पहाड़ियों में और घाटियों में घूमता रहा वेदरवरी की। एकदम उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि हो क्या गया। उसे उम्मीद थी कि बादशिवा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन दूसरी तरफ ट्रॉय जैसे एक गवार या छैला इस टाइप के व्यक्ति ने उसको अपनी बातों में फंसा के शादी कर ली। उसको गुस्सा कम था और इस बात का दुख ज्यादा था कि बादशिवा उसको समझ नहीं पाई और ट्रॉय के जाल में फंस गई। अगली सुबह ट्रॉय क्योंकि बादशिवा के घर में रहने लगा है, उसने घर की विंडो से खड़े होकर के सारे नौकरों को बोला गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग समझ गए कि बादशिवा के साथ ट्रॉय रह रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों की शादी हो चुकी है। गैब्रियल ने जब ये देखा तो उसका रंग उड़ गया चेहरे का। एक तरफ बोल्डवुड, एक तरफ गैब्रियल, दोनों ही बादशिवा के प्यार के सताए हुए हैं। ट्रॉय ने उसी विंडो से कुछ सिक्के भेज फेंक दिए नौकरों के लिए कि जाओ ड्रिंक करो, मजे करो। गैब्रियल ने वो सिक्के नहीं उठाए। कोगन ने एडवाइस किया गैब्रियल को कि क्योंकि ट्रॉय ने शादी कर ली बादशिवा से, तो अब वो हमारा मालिक है, तो पैसे उठा लो, उसके साथ अच्छे व्यवहार करो, वही अच्छा, क्योंकि अब वो हमारा मालिक है। तभी वहां से बोल्डवुड गुजरता हुआ दिखता है। गैब्रियल उसको विश करता है गुड मॉर्निंग, लेकिन बोल्डवुड इतना ज्यादा हताश है, टूट गया है अपने अंदर से, कि उसने बिल्कुल भी उस गुड मॉर्निंग का ध्यान नहीं दिया और वो अपने विचारों में खोया हुआ चला गया, कोई बिना रिप्लाई किए हुए। गैब्रियल उसकी मानसिक स्थिति समझ गया, उसको पता था कि क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर, क्योंकि दोनों ही, बोथ ऑफ देम वर द रिजेक्टेड लवर्स ऑफ बादशिवा। बादशिवा के दोनों ही सताए हुए थे, एक ही मर्ज के रोगी हैं, तो एक का रोग दूसरे को अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है और कैसा महसूस कर रहा होगा। ट्रॉय मालिक बन गया है, उसने एक बहुत बड़ी पार्टी होस्ट की है। सारे नौकरों को खूब अच्छे से ब्रांडी पिलाई, हॉट वाटर पिलाया जो उनको कभी नहीं मिलता था। बादशिवा ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। देयर वर साइंस ऑफ ग्रेट स्टॉर्म, लग रहा था कि बारिश होगी, तूफान होगा। गैब्रियल ने मैसेज भिजवाया ट्रॉय को कि बारिश होगी, तूफान होगा, तो अपनी जो गेहूं के जो ढेर है उसको बचाओ। लेकिन गैब्रियल ने बोल दिया कि मैं इसने ट्रॉय ने बोल दिया कि गैब्रियल की मूर्खतापूर्ण भविष्यवाणी में मुझे भरोसा नहीं है, और उसने और ज्यादा नौकरों को पिलाया। बादशिवा ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माना। बादशिवा वहां गुस्से में चली गई। गैब्रियल ने सोचा कि चलो मैं ही बचाऊं उन सारे ढेर को, गेहूं के जो ढेर हैं उनको लगे हुए। और वो, क्योंकि बादशिवा से उसे प्यार था, उसे पता था अगर ये नुकसान हो गया तो पूरे साल की फसल नुकसान कर जाएगी, जो कि उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो नहीं चाहता था कि बादशिवा को किसी बात का दुख हो। कितना गैब्रियल उससे अभी भी प्यार कर रहा था। और वो ये भी जान गया कि आने वाले समय में ट्रॉय जो है वो अल्टीमेटली बादशिवा को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। उसने बाकी नौकरों से हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे नशे में बेहोश पड़े हुए थे। वो अकेला इधर-उधर दौड़ा और उन रिस्क के ढेर के ऊपर चढ़ गया, उनको थैचिंग करने लगा या तरपाल टाइप का डालने लगा उस बारिश तूफान से बचाने के लिए। जैसी उम्मीद थी तूफान आ गया और फुल फ्लो में आया। गैब्रियल वहां जाकर के उनको संभालने लगा। अचानक उसने देखा कि बादशिवा आई हुई है। जो थंडरिंग लाइटनिंग हो रही थी, उस लाइटनिंग में उसने बादशिवा का चेहरा देखा। वह बादशिवा की तरफ चिल्लाया, उसने भी जवाब दिया, वो भी आई, उसने भी हेल्प की गैब्रियल की। और उसी समय बादशिवा ने गैब्रियल को बताया कि क्या हालात थे जो मैंने ट्रॉय से शादी की है, क्योंकि ट्रॉय ने मुझको बता दिया था कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं कहीं और किसी और से शादी करने जा रहा हूँ उसी दिन। और आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, तो जेलसी हो गई कि और क्यों शादी करेगा, तो मैंने उससे शादी कर ली।
और ये शादी जो थी इट वाज डन इन जस्ट ब्लाइंड इम्पल्सिवनेस। खैर गैब्रियल कुछ भी करे, भले ही ब्लाइंड इम्पल्सिवनेस में शादी की थी, लेकिन प्यार तो ये उससे करती थी, बाथशेबा ट्रॉय से प्यार तो करती थी, जो बहुत सारी इंसिडेंट्स में आपको आगे समरी में पता चलेगा। नाउ शी रिग्रेटेड ट्रॉयस बिहेवियर चेंज्ड सिंस द डे ऑफ मैरिज। जब ट्रॉय क्योंकि ढोंगी था, अपने असली रूप में आ गया जस्ट फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज। शी वेंट अवे थैंकिंग गैब्रियल कि हाँ, कम से कम तुमने मुझे बचाया, मेरी मतलब फसल बर्बाद होने से बचाई। चली गई धन्यवाद देते हुए। गैब्रियल बेचारा अकेला बैठ करके जो विलियम शेक्सपियर ने कहा है हैमलेट में कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, है ना, तो वही याद करता हुआ बैठ गया कि महिलाओं का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली सुबह गैब्रियल बोल्डवुड से मिलता है, जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका है बोल्डवुड। और उसने पूछा, गैब्रियल ने बोल्डवुड से, कि आपकी फसल कैसे बची कल रात के तूफान बारिश से। तो बोल्डवुड ने कह दिया कि मुझे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। एकदम इनकी भावनाएं ऐसी टूटी हैं कि इनकी फीलिंग्स इन्हें फील करना छोड़ दिया है, नम हो गई हैं एकदम। तो गैब्रियल को आश्चर्य हुआ इस बात का, क्योंकि जो बोल्डवुड कभी बहुत सिंसियर था अपने काम को लेकर के, आज वो अपने नुकसान को लेकर भी अनभिज्ञ रह गया है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, संवेदनाहीन, संवेदनाएं मर चुकी हैं। खैर कोई बात नहीं, बोल्डवुड बहुत ही लो टोन में बोल रहा था, अपनी मेंटल एगनीज के बारे में बता रहा था। कह रहा है कि मेरी बहुत बदनामी हुई है, मैं बादशिवा के साथ थोड़ा सा क्या बैठ गया उठ गया, सारे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं आसपास, सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गैब्रियल ने उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि बादशिवा के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तो हुई नहीं थी, तो तुम इतना क्यों टेंशन लेते हो, ऐसा तो नहीं तुमने उसने तुम्हें छोड़ा है, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारी खुद की उम्मीद थी, जिस उम्मीद से तुम्हें दुख हो रहा है। बोल्डवुड ने ये भी बोल्डवुड कहने लगा कि इससे पहले 40 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन इन 40 सालों में आज तक किसी भी महिला का मेरे मन के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं था जितना बादशिवा का रहा है। और बादशिवा ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा है। और वो इतना कह के चुपचाप चला गया। बादशिवा एंड ट्रॉय जो है, अब गैब्रियल ने ये सब सोचा कि चलो कोई नहीं, उसने मन की बात कह दी, उसे अपने पास तक रखूंगा। बादशिवा ट्रॉय जा रहे थे कहाँ, कैलवरी हिल्स पे अगले दिन कहीं। ट्रॉय बता रहा था बादशिवा को कि ट्रॉय वॉज टेलिंग, ट्रॉय नहीं एक्चुअली, ट्रॉय वॉज टेलिंग बादशिवा, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, वॉज टेलिंग, टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली, वॉज टेलिंग बादशिवा अपने कि 100 पाउंड की जो मैंने शर्त लगाई थी हॉर्स रेसिंग में, उसको हार गया। बादशिवा ने उसको थोड़ा चेतावनी दी कि तुम गैम्बलिंग छोड़ दो, बाकी बुरी आदतें छोड़ दो, नहीं तो एक दिन क्या होगा, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। ट्रॉय कभी भी बादशिवा की बात नहीं सुनता था, वो अपने घमंड में चूर रहता था। रास्ते में उनको एक महिला मिलती है, जो कि रास्ता पूछ रही होती कहीं का, कास्टर ब्रिज का रास्ता पूछ रही होती है। और ये कौन है, फैनी। ये कभी गैब्रियल से रास्ता पूछती है, कभी इधर रास्ता पूछती है, क्योंकि भटक रही है, जब से भागी है बादशिवा के पास से उस दिन से भटक ही रही है। शी वॉज फैनी रॉबिन। और उसने ट्रॉय को पहचान लिया, ट्रॉय ने उसको पहचान लिया। जैसे ही उसने ट्रॉय को पहचाना, वो बेहोश हो गई उस शौक में कि यहाँ घूम रहा है एक नई किसी दूसरी महिला के साथ। बादशिवा ने उस बेहोश होती हुई फैनी की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ट्रॉय ने उसको कह दिया, नहीं नहीं तुम कैरिज चलदाती रहो, मैं आऊंगा, और उसने उससे बात नहीं करने दी। और बादशिवा नहीं समझ पाई कि ट्रॉय फैनी से बात कर रहा है, वो नहीं देख पाई थी कि वो फैनी है। ट्रॉय ने फैनी से पूछा कि तुम कहाँ थी, इतने दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम। अब इतना नालायक है, एक तरफ बादशिवा के साथ शादी करके घूम रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जबकि कहीं नहीं ढूंढ रहा था। थोड़ा बहुत पैसा उसकी जेब में जो था, वो उसने फैनी को दे दिया, और कहा कि तुम कास्टर ब्रिज में संडे तक रुकना, मंडे को मैं तुमसे मिलने आऊंगा। पूरा मैटर शांत करने के बाद वो बादशिवा के पास गया। बादशिवा ने उससे पूछा कि कौन महिला थी, किससे बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि पता नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसे ही अजनबी थी, स्ट्रेंजर थी। उसने रियलिटी नहीं बताई कि वो फैनी थी और मेरी लवर है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं बताया। फैनी बेचारी बहुत मुसीबत में, क्योंकि पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, भूखमरी के शिकार थी, बहुत दिन से भूखे घूम रही थी। बहुत मुसीबतें उठाने के बाद वो कास्टर ब्रिज तक पहुंची है। एंड शी हैड लॉस्ट एनर्जी, होप एंड एंथुसियाज्म, कुछ भी उसके पास नहीं बचा था जिसके सहारे वो वहां रहती। ट्रॉय फेल्ट मच अनईजी एवर सिंस ही मेट फैनी। अब उसके मन में फैनी के बारे में बातें चल रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं।
और मैं कैसे छिपाऊं बात शिवा से। लेकिन वो चालाक था अपनी सारी मन की बातें छिपाने के लिए। बात शिवा को उसकी जो घड़ी थी वहां से एक केस में एक येलो कलर का हेयर मिला। उसने देखा कि ये तो ट्रॉय, ये मतलब किसका है, पूछा उसने ट्रॉय से। लेकिन ट्रॉय ने नहीं बताया कि किसका है, रियलिटी नहीं बताई। शी उसे शक होने लगा कि कहीं ना कहीं ये उसी महिला का तो नहीं है जो रास्ते में मिली थी, जबकि था फैनी का ही। पुअर ग्रास आता है, एक उसका नौकर आकर के बताता है कि फैनी रॉबिन की डेथ हो चुकी है। कहाँ? कास्टर ब्रिज में। कल रात कास्टर ब्रिज में फैनी रॉबिन मर गई ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जॉशन एंड पुअर हेल्थ। उसने ये भी बताया कि कल फैनी मतलब संडे वाले दिन फैनी कहाँ, मैनचेस्टर से कैस्टर ब्रिज तक चलते हुए गई थी। जो कि अब उसको और ज्यादा उसका शक जो था मजबूत हो गया कि रास्ते में एक महिला मिली थी, होना हो कहीं वही हो। उसने लिडी से जाकर के पूछा कि फैनी रॉबिन का क्या हाल है, क्या उसके पास जो बाल थे वो पीले कलर के हैं? तो लिडी ने कहा हाँ, उसके बाल तो पीले थे। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसका किसी सैनिक से अफेयर था, जो कि उसी रेजिमेंट से बिलोंग करता था जिस रेजिमेंट से ट्रॉय बिलोंग करता है। और शादी से पहले ट्रॉय भी वहीं रहता था, और वो सैनिक ट्रॉय जैसा ही दिखता है, ये मैंने सुना है मैडम। ये लिडी ने बताया। बाशिवा ने, क्योंकि फैनी उसकी दूर की रिश्तेदार थी, तो डिसाइड किया कि मैं उसका कॉफिन मंगा करके मैं उसका अंतिम संस्कार अपने यहाँ करूंगी, मैं उसको दफनाऊंगी। तो फैनी, क्योंकि उसकी दूर की रिलेटिव थी, कफिन मंगाया गया और बाशिवा के ड्राइंग रूम में उसको रखवा दिया गया। बाशिवा जब अकेले बैठी थी उस कफिन के साइड में, तो जब फैनी के पास्ट के बारे में सोचने लगी, और सोचने लगी कि जरूर इसके पास्ट की कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रॉय की पास्ट से रिलेटेड हैं। को जो शक था कि इसकी पास्ट लाइफ रॉय की पास्ट लाइफ से जरूर संबंधित है। कैसे संबंधित है ये उसको नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली देयर इज विच इज हिडन, ऐसा कुछ उसको लग रहा था। लिडी आती है और बादशाह को बताती है कि जो भी रूमर्स उसने सुनी है फैनी के पास्ट के बारे में, वो ये है कि उसने एक सोल्जर से शादी की थी, और शायद वो सोल्जर रॉय है। बादशेवा को जैसे ये बात पता चलती है तो वो एकदम पागल हो जाती है जेलसी और गुस्से में। तुरंत वो चेक करने के लिए उस कॉफिन को खोलती है और देखती है कि जो डेड बॉडी फैनी की है उसके बाल गोल्डन कलर के हैं, और यही वो पता करना चाहती थी। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि ट्रॉय और फैनी की रिलेशनशिप क्या थी, वो समझ गई। तभी ट्रॉय, जो कि गया हुआ था अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फैनी से, उसको नहीं पता कि उसकी डेथ हो चुकी है और कफन उसके घर में रखा गया है उसका। वो आ चुका है, वापस आता है कास्टर ब्रिज से। और जैसे ही वो आता है तो बाशिवा उससे पूछती है कि बताओ, सच सच बताओ कि तुम्हारी और फैनी की रिलेशनशिप क्या है। ट्रॉय, जो कि है ही इस टाइप का, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद का इतना ज्यादा रहता है कि बता देता है सब कुछ कि हाँ ऐसा तो था कि मेरी लवर थी, और ऐसे से शादी करने वाले थे हम, और अगर तुम नहीं होती तो उससे शादी हो गई होती। बाशिवा एकदम, उसको लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है ट्रॉय पे भरोसा करके। शी फेल्ट हर सेल्फ एक्सट्रीमली चीटेड। तभी ट्रॉय उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं, चीटेड तुम नहीं हो, तुमने, अगर तुम ना हुई होती और तुमने अपना जो जादू फालतू का मेरे ऊपर ना चलाया होता, तो आज मैं फैनी से शादी कर चुका होता और हमारी लाइफ अलग होती। अब बादशिवा को ये सब बातें और ज्यादा टॉलरेट नहीं हुई, तो वो गुस्से में भाग गई घर से कि जो भी है, इन फिट ऑफ मैडनेस, सोरो, डिस्पेयर, वहां सब घर छोड़ करके भाग गई कि अब और ज्यादा बर्दाश्त में नहीं कर सकती। और जब वो गुस्से में भागी, दौड़ती जा रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जाएगी कहाँ। जब वो भागते दौड़ते थक गई, तब जाकर के एक एक ग्रुप मिला उसको बहुत ज्यादा, जहाँ पेड़ पौधे थे, वहीं जाकर के बेचारी अपने किस्मत पे मनन करती हुई, चिंतन मनन करती हुई वहीं बैठ गई। और वहां जाकर के वो रात में वहीं उसको नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे, उसको यहाँ कैसे नींद आ गई, इस निर्जन जगह पर अकेले कैसे उसने रात गुजारी अकेले। उसे डर लगा उस सोच के साथ, लेकिन हालांकि नींद सो गई थी तब नहीं पता चला। लिडी सुबह सुबह आई उसका इंतजार अपनी मालकिन के बारे में तलाश करती हुई। वो जब आई तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लाई थी, जिसको बादशीबा ने थोड़ा सा लिया एज ब्रेकफास्ट। और वो घर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन जब उसने बताया लिडी ने कि ट्रॉय भी चला गया है घर छोड़ करके,
तो बाथशेबा अपने बहुत भारी मन के साथ वापस घर पे आई। अब जब बाथशेबा ने घर छोड़ा था, तो ट्रॉय ने उस कफ़िन का ढक्कन बंद कर दिया था, जो कि बाथशेबा ने खोला था चेक करने के लिए फैनी के बालों को। वो भी लेट करके पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा कि उसके कार्य कैसे हैं, उसने पास्ट में क्या-क्या गलतियाँ की हैं। और यदि उस दिन फैनी ने चर्च वाली गलती ना की होती, जाना था उसको ऑल सेंट्स में पहुँच गई, ऑल सोल्स में, ये गलती ना की होती तो उनकी शादी उसी दिन हो जाती, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ट्रॉय ने वेदरबरी छोड़ दिया। अब उसे नफ़रत हो गई इन सब चीज़ों से और वो बहुत दिनों तक नहीं लौटा। जब नहीं लौटा तो बाथशेबा को बिल्कुल भी ये डाउट नहीं था कि वो लौट कर के नहीं आएगा। उसे यकीन था कि कभी न कभी तो वो आएगा ही लौट कर के। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगा था। उसको चिंता बस एक बात की थी कि जो प्रॉपर्टी उसने अपने चाचा से उसको मिली थी, एज़ सक्सेसर वो उस प्रॉपर्टी पर हक जमा रही थी। तो कुछ कानूनी पेच फँसा हुआ था, एजेंट ने बता दिया था कि क्योंकि वो महिला थी और ऐसा कुछ रहा होगा कानूनी पेच, तो एजेंट ने कह दिया था कि बहुत जल्दी तुम्हारे क्लेम्स इस प्रॉपर्टी से खत्म होने वाले हैं और बाथशेबा एकदम कह सकते हैं कि रोड पर आने वाली थी। वो फिर से अनाथ होने वाली थी, गरीब होने वाली थी। तो उसे यही टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी प्रॉपर्टी उससे छिन जाए। इस बात से डरते हुए वो उसे लगा कहीं कुछ छूट ना जाए उसका। तो खैर जो भी था वो कास्टर ब्रिज में उस एजेंट से बात करने गई अपने उस प्रॉपर्टी के विवाद के रिगार्डिंग। बात करते हुए रास्ते में जब जा रही थी तो अचानक से उसको दिखा कि कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि ट्रॉय की डेथ हो गई है, ट्रॉय समुद्र में डूब के मर गया। बाथशेबा ने जब उनकी बात सुनी तो उसको भरोसा नहीं कर पाई इस बात पे कि ट्रॉय मर गया। अब देखो, अगर उसे भरोसा हो जाता, इसका मतलब ये था कि वो छुटकारा चाहती थी। भरोसा किस लिए नहीं कर पा रही, क्योंकि भले ही ट्रॉय कैसा भी है, लेकिन बाथशेबा को प्यार तो उससे ही हुआ था। ना गैब्रियल से हुआ और ना बोल्डवुड से हुआ। अगर बोल्डवुड और गैब्रियल से हुआ होता तो वो तुरंत खुश हो जाती, चलो पीछा छूटा। लेकिन वो भरोसा नहीं कर रही है कि ट्रॉय की डेथ हो चुकी है। जैसे उसने सुना उसके चक्कर से आ गए और वो बेहोश होकर के वहां गिर गई। बोल्टवुड वहीं पहुंच जाता है, वो उसकी हेल्प करता है, उसको इन में ले जाता है और जब उसको होश आ जाता है तो फिर से वापस अपने घर चली जाती है। जब घर आ जाती है तो लिडी उसको सजेस्ट करती है कि मैडम, क्योंकि ट्रॉय की डेथ हो चुकी है आपके हस्बैंड की, तो आप कुछ जो विलाप वाले कपड़े होते हैं मोर्निंग के, शोक व्यक्त करने वाले, पहन लीजिए। लेकिन वो तैयार नहीं थी ये बात को मानने के लिए कि ट्रॉय की डेथ वास्तव में हो चुकी है। एक न्यूज़पेपर में एक लेख उसने पढ़ा कि किस तरह से ट्रॉय उस समुद्र की धाराओं में खो गया और बहुत उसने स्ट्रगल किया लेकिन वो नहीं बच पाया और उसके कपड़े भी मिल चुके थे, आ गए थे यहाँ पर, जिसको फैन इसने बोल दिया बादशाह ने कि हाँ ट्रॉय के ही हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ट्रॉय वॉज डेड। इतना उसे लगाव था ट्रॉय से। उसने ये भी विचार किया कि हो सकता है ट्रॉय ने सुसाइड कर लिया हो फैनी की डेथ की वजह से, लेकिन क्योंकि जेलसी इससे इतनी ज्यादा थी फैनी से कि इतना तो नहीं हो सकता कि फैनी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो, तो उसकी जेलसी उसे इस सिद्धांत पर भी भरोसा नहीं करने दे रही थी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं वो जीवित है। बाथशेबा अब बहुत ज़्यादा चीयरलेस लाइफ़ जीने लगी, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी खुशियाँ नहीं बची थीं। अब वो अपनी पास्ट लाइफ़ को अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ दोनों कंपेयर करने लगी। हर चीज़ से उसका इंटरेस्ट घट गया, नौकरों को देखना छोड़ दिया, खेती-किसानी के कामों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अब वो प्रैक्टिकली एक तरह से डेड हो चुकी थी। दूसरी तरफ गैब्रियल को अब बैलिफ़ के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया था, बाथशेबा का भी और बोल्डवुड का, 2 जगह का वो बैलिफ़ था। पहले तो बाथशेबा ने मना किया, लेकिन बोल्डवुड ने कहा कि हम उसको एक घोड़ा दे देंगे, जिससे वो कभी-कभी टाइम से आ जाया करेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो 2 जगह का बैलिफ़ बन गया तो इससे उसकी सैलरी अच्छी हो गई, फ़ाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। ट्रॉय की डेथ की न्यूज़ से बोल्डवुड को उम्मीदें जगने लगीं, उसको लगा कि अब मैं बाथशेबा से शादी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नियम था कि जिस महिला का हस्बैंड अगर नहीं मरा है, सिर्फ़ गायब हुआ है, तो गायब होने के लिए वो दूसरी शादी जब तक नहीं कर सकती, जब तक कि 7 साल तक वो गायब रहे। अगर 7 साल से पहले आ गया, तो उसका राइट अपनी पत्नी पे बना रहेगा और अगर नहीं आया, तो 7 साल के बाद ही वो शादी कर पाएगी, ऐसा कुछ नियम था। बोल्टवुड इस बात को मानने के लिए तैयार था कि चलो कोई बात नहीं, मैं 7 साल क्या, मैं 15 साल भी इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन बाथशेबा से मेरी शादी हो जाए। एक मेला लगा करता था, ग्रीन हिल फेयर के नाम से, कास्टर ब्रिज में। अब ये भेड़ के लिए मेला लगा करता था।
तो वहाँ बोल्डवुड, बाथशेबा और गैब्रियल तीनों गए, क्योंकि गैब्रियल को तो जाना ही था इन दोनों की भेड़ को लेकर के, और बाद में ये दोनों मालिक थे, तो ये दोनों गए उस मेले में। उस मेले में एक सर्कस पार्टी आई हुई थी, उस पार्टी में ट्रॉय भी था। ट्रॉय का वहाँ क्या काम था, वो जो स्वॉर्ड की एक्सरसाइज जानता था, उस स्वॉर्ड की एक्सरसाइज कर करके वो पैसे कमाता था। यहाँ से पहले कुछ दिन तक वो अमेरिका भी गया था, लेकिन अमेरिका में अपने स्टंटबाजी से उसने कुछ दिन तक काम चलाया, लेकिन फिर वो बोर हो गया, वापस आ गया। लेकिन वो वेदरबरी में ही आया, बादशीबा के घर नहीं गया। उसको लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो बादशीबा मुझसे नाराज है, तो आउट ऑफ शेम, डिसगस्ट, दूसरा फैनी के नाम से लोग जानते ही थे कि फैनी के साथ उसने कितना मिसट्रीटमेंट किया, तो वो सब जानता था। इस वजह से वो छिप करके रह रहा था, अपना बेस बदल के पार्टी में स्टंटबाजी कर करके सर्कस पार्टी में अपनी जिंदगी चला रहा था। वो आया उस ड्राउनिंग इंसिडेंट से बचने के बाद, तो बादशीबा को उसको पहचान गई, और वो जानती थी कि जो टर्पिन रहता है, जो स्टंटबाजी करता है तलवार से, उसको पता लगा कि ऐसा कोई रोल होगा सर्कस में। तो वो क्योंकि पहले से ही तलवारबाजी में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो उसने कहा मुझे भी देखना है, और वो बहुत इम्प्रेस हुई। लेकिन दूसरी तरफ ट्रॉय को पता लगा कि बादशीबा आई हुई है, तो वो डर गया कि कहीं पकड़ा ना जाए, उसकी पोल ना खुल जाए। तो किसी तरह से उसने जाकर मैनेजर से कहा कि मैं तलवारबाजी तो करूंगा, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं डमी एक्टिंग करूंगा, बोलूंगा नहीं, जिससे कि मेरी आवाज से कोई पहचान ना पाए। और वो अपने आप को उस ड्रेस में चुपचाप रह करके उसने बिना बोले डमी एक्टिंग की। वापस लौटते हुए बोल्डवुड ने फिर से बादशीबा से पूछा, मेले से वापस जब ये लौट रहे थे, कि क्या अब तो आप विडो हो चुकी हो, तो क्या अब आपका रीमैरिज करने का इरादा है? क्या मैं डिजर्व करता हूँ आपका लव? तो बादशीबा ने उसको फिर से बताया कि भले ही मैं विडो हो गई हूँ, लेकिन मेरा मन ये बात नहीं मानता है, और मैं इस बात को नहीं मानती कि मैं विडो हूँ, क्योंकि मेरा पति कहीं ना कहीं जीवित है। और ये बात सही थी, वो सर्कस में करतबबाजी कर रहा था, जादूगरी कर रहा था, कुछ तलवारबाजी, है ना। तो जीवित तो था ही था, लेकिन ये बादशीबा को बात नहीं पता थी। वो अभी भी सोच रही थी कहीं दूर जीवित है, लेकिन है, और वो मरा नहीं है, ऐसा उसे लग रहा था। उसने ये भी कहा कि मुझे मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरी नज़र में आपकी बहुत ऊंची रैंकिंग है, लेकिन मैं आपको प्यार नहीं कर सकती जितना मैं अपने हस्बैंड से करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, ट्रॉय से इससे प्यार था। बादशीबा ने गैब्रियल से कहा कि बताओ क्या करूं, मैं बोल्डवुड से शादी करूं कि नहीं करूं। तो गैब्रियल, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट सिंसियर है, उसने कहा देखो आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए, लेकिन जब भी डिसाइड करो तो आपका तरीका सिंपैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि जो बोल्डवुड बर्बाद पड़ा है, जो उसकी बर्बादी है, उसकी वजह आप ही हो। और जो भी उससे मेंटल एगोनी हो रही है, जो दिमागी संतुलन वो खो चुका है, उसके पीछे तुम ही हो। तो थोड़ा ध्यान से डिसीजन लेना। अब बोल्टवुड एक पार्टी होस्ट करने वाला था, जो कि उसने आज तक नहीं की थी, ग्रैंड पार्टी, सब लोग सरप्राइज में थे। लेकिन वो पार्टी क्यों कर रहा था? क्योंकि उस पार्टी में उसे बादशीबा से प्रॉमिस लेना था। अब इसे प्रॉमिस लेना था तो अकेले में ले लेता, लेकिन तमाशा बनाना है, दिखाना है, तो कहीं ना कहीं पागल हो ही गया है थोड़ा सा। तो उस पार्टी में बादशीबा से प्रॉमिस लेने के लिए ये पार्टी रख रहा था, कि कोई बात नहीं, मुझे प्रॉमिस कर दो कि 6 साल बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, जब ट्रॉय का लीगल राइट तुमसे खत्म हो जाएगा। गैब्रियल ने उसे एडवाइस किया बोल्डवुड को, कि भैया देखो, पागल वागल मत बन जाओ, इतनी उम्मीदें मत पालो, क्योंकि बादशीबा पहले ही दोनों के दिल तोड़ चुकी है, मेरा और तुम्हारा दोनों, और वो भरोसे लायक नहीं है, इतनी उम्मीदें मत पालो। लेकिन बोल्डवुड ने कहा कि क्योंकि तुम भी ठुकराए गए हो, तो तुम्हारे विचार बहुत ज्यादा दुर्भावनापूर्ण है, और मुझे तुम्हारी सलाह पसंद नहीं है। उसने उसकी सलाह सीरियसली नहीं ली। उधर जब ट्रॉय को पता चला कि वोल्डवुड बादशीबा से प्रॉमिस लेने जा रहा है, तो उसको डर लगने लगा। उसे लगा ऐसे तो मैं यही यहीं टर्पिन बन के रह जाऊंगा, सर्कस पार्टी में ही मेरी बीवी किसी और से शादी कर लेगी। तो वो नहीं चाहता था कि ये पार्टी हो, और वो बादशीबा को पार्टी से वापस लाना चाह रहा था। तो वो वहां चल दिया कास्टर ब्रिज के लिए। उसने ये भी डिसीजन ले लिया कि मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ, और गरीबी में ये सब तलवारबाजी से काम चला रहा हूँ। अब मैं छोड़ दूंगा, फिर से अपनी बीवी के साथ जा करके रहूंगा। उसे ये भी रिग्रेट हुआ कि क्यों मैं इतने दिन से चुपचाप रह रहा हूँ, मैं पकड़े जाना चाहिए था मुझे बादशीबा के पास। बोल्टवुड ने गैब्रियल से प्रॉमिस जो है किया कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया इससे शादी करने के लिए, तभी वो अपनी खेती किसानी में इंटरेस्ट लेगा। अगर सक्सेसफुल नहीं रहा बादशीबा शादी करने के लिए, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दान कर दूंगा, और बस मुझे और किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। जब ये सारी बातें उसने सुनी, तो गैब्रियल को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि बॉलीवुड को हुआ क्या है। लेकिन वो करता तो करता क्या,
वो उसे लगता था बहुत प्यार करने लगा है बाथशेबा से, इतना नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोगों को पता चल चुका था कि ट्रॉय जीवित है, लेकिन किसी ने जाकर के ये नहीं बताया कि वो सर्कस पार्टी में ड्रामाबाजी कर रहा है। अगर बता देते तो बोल्डवुड थोड़ा समझ जाता, लेकिन किसी ने नहीं बताया, वो सब ऐसे ही लोग थे। और कहने के लिए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, लेकिन क्राउड में ही है, सबको सब पता है, सबकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन किसी ने आकर बताया नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम है। अब जैसा भी था, पार्टी में बोल्डवुड ने बादशीवा को प्रेशराइज किया कि मुझे प्रॉमिस चाहिए, 6 साल बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी। लेकिन अब वो बेचारी नहीं चाह रही थी। दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि अंगूठी भी पहन लो एक एंगेजमेंट के तौर पे, और जब एंगेजमेंट हो जाएगी तो 6 साल तक मैं वेट कर लूंगा। बादशीवा बेचारी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, प्लस वो ये भी सोच रही थी कि मेंटली, गैब्रियल की बात भी याद आ रही थी कि मेंटली मैंने बहुत परेशान किया है बोल्डवुड को। तो उसने हेजिटेशन और चिंता के बाद वो रिंग एक्सेप्ट कर ली कि चलो कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ। अचानक से एक आता है इंसान और बोलता है कि एक अजनबी जो है वो बादशीबा से बात करना चाहता है। बॉलीवुड कहता है कि उस अजनबी को यहीं भेज दो मेरे सामने, कौन है, कौन बात करना चाह रहा है आज पार्टी के दिन। तो जैसे ही वो अजनबी आता है तो हर किसी ने उसको पहचान लिया कि वो कौन है। वो कौन था? ट्रॉय, द विलेन। ट्रॉय आ गया, लेकिन बोल्डवुड क्योंकि इतना अंधा है और वो मान चुका है कि ट्रॉय को उसने एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में मारा ही समझ लिया है कि मर चुका है बादशीबा से शादी, तो वो ट्रॉय को पहचान ही नहीं पाया, वो पहचानना चाहता भी नहीं था। तो ट्रॉय ने जैसे ही आया, फिर से उसने अपने पति वाला हक जमाना शुरू कर दिया। बादशीबा से बोला, चलो घर, यहाँ क्या कर रही हो तुम, चलो घर। जैसे एक टिपिकल हस्बैंड करता है कई बार कुछ पत्नियों के साथ, बेवकूफी टाइप कि चलो क्या कर रही हो यहाँ पे। बादशीबा बेचारी शॉक और सरप्राइज में सोच नहीं पा रही थी कि 2 साल से ये सब चल रहा था, गायब था, मैं करूँ तो करूँ क्या, हाँ या ना। और वो कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे पाई। बोल्टवुड गुस्से में चिल्लाया बादशीबा से कि गो टू योर होम विद योर हस्बैंड, गो टू योर होम विद योर हस्बैंड। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा था कि ये भूत कहाँ से आ गया, जा भाग जा, तेरी जो भी है कम से कम तेरी जिंदगी में जो लिखा है जो होगा, मेरी जिंदगी कम से कम छूटे इस मुसीबत से। गुस्से में कह रहा था बोल्टवुड बादशीबा से कि जाओ अपने हस्बैंड के साथ जाओ। ट्रॉय ने, क्योंकि बादशीबा स्टंट थी, शॉक में थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, ट्रॉय ने उसका हाथ पकड़ के बादशीबा को अपने साथ खींचना चाहा कि चल घर चल, क्यों नहीं चल रही है। तभी दूसरी तरफ वो चीखने लगी तो चीख के साथ ही एक और आवाज आती है। बादशीबा की चीख के साथ साथ एक और आवाज आती है, वो आवाज आती है गोली चलने की। और वो गोली कहाँ चली? बोल्डवुड ने ट्रॉय को वहीं पे गोली मार दी और ट्रॉय की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। गुस्से में मार दिया उसने। एक्चुअली बोल्डवुड खुद को मारना चाह रहा था, वो किसी ने रोक दिया उससे, और उसी गुस्से में, एगनी डिस्पेयर में उसने, बोल्डवुड ने ट्रॉय को मार दिया। और ट्रॉय को मारने के बाद ही किस्ड बादशीबा, कुछ उसने उसके हैंड हैंड पे किस किया और अंधेरे में गायब हो गया। बोल्टवुड सीधा गायब तो हुआ, लेकिन कहाँ गया? कैस्टर ब्रिज गया और वहां जाकर के उसने जेल अथॉरिटीज के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। उसने अब मान लिया कि अब कुछ होना तो है नहीं, तो बस कहानी खत्म। बादशीबा एकदम कंपोस्ट काम थी, और वो ट्रॉय के जो जख्म बना था गोली से उसको ड्रेसिंग कर रही थी। और जो कि ऑलरेडी मर चुका था, ड्रेसिंग करने का क्या मतलब है? जो मर चुका है डेड बॉडी की ड्रेसिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ये फिर से साबित होता है कि यस, शी लव्ड ट्रॉय, ट्रॉय से उसको प्यार था। वोल्डवुड को सजा दी गई, पहले तो फांसी की सजा दी गई, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर में बहुत सारी ज्वेलरी, कपड़े थे। उन ज्वेलरी कपड़ों के ऊपर चिट लिखी हुई थी जिसमें लिखा था बोल्डवुड बादशेवा, बोल्डवुड बादशेवा। मतलब वो बादशेवा के सपने देख देख के पागल हो गया था। तो उसकी मेंटल कंडीशन देखने के बाद उसका डेथ सेंटेंस जो था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। बादशीबा अब एकदम अलूफ हो गई दुनियादारी से, उसे मतलब नहीं था, एकदम वो खोई खोई सी रहती थी सब कुछ। दूसरी तरफ गैब्रियल को इसकी प्रॉपर्टी मिल ही चुकी थी, बोल्डवुड की। तो गैब्रियल ने अपना रिजिग्नेशन भेज दिया। और वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से नहीं भेजा, वो ये भी जानता था कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो उसने भी हार मान ली और उसने अपना रिजिग्नेशन भेज दिया बादशिवा के लिए कि मैं अब आपकी सर्विस छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उसने वो लेटर देखा वो रोने लगी और रोते हुए गैब्रियल के पास गई, उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत हो गई, तुम्हें मैंने कब हर्ट किया है। तो गैब्रियल ने बताया कि भले तुमने हर्ट ना किया हो, लेकिन लोग बहुत सारी बातें करने लगे हैं, बातें इतनी करने लगे हैं कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बदनामी करूं। ये मैं नहीं चाहता, ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है। बादशीबा उसकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई
उसने कहा चलो ठीक है, जब लोग रूमर्स कर ही रहे हैं तो उस बात को साबित कर देते हैं। और वो उससे शादी करने के लिए उसने उसका प्रॉमिस करो कि छोड़ के नहीं जाओगे। उसने कहा नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तरीका क्या है शादी करने का? बाशिवा उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी हुई बहुत ही फॉर्मल वे में, बिना किसी पॉम्प एंड शो के। सारे नौकर्स आए और सबने आकर के गैब्रियल और बादशेबा को कॉन्ग्रेचुलेट किया। गैब्रियल ने सबको ड्रिंक ऑफर की और सब ने एंजॉय किया। तो इस तरह से ये इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग थी। जो वन साइडेड लव था गैब्रियल का, वो फुलफिल हुआ एट द एंड ऑफ द नोवेल। लेकिन बोल्डवुड बेचारा वन साइडेड लव का शिकार बना और उम्र कैद की सजा काटा। ट्रॉय जो कि बहुत ज्यादा नालायक था अपने कर्मों में, तो उसको उस नालायकी की, उस मक्कारी की सजा मिली। तो ये था सारांश इस नॉवेल का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप जैसे चाहें वो उस तरह से इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।